नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी विषय के टॉपिक एंजाइम्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके दो पार्ट हम पढ़ चुके हैं और इन दो पार्ट्स में हमने एंजाइम की स्ट्रक्चर और इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। आज तीसरे पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, अर्थात एंजाइम की जो एक्शन होती है, एंजाइम किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से जो सबस्ट्रेट है उसे प्रोडक्ट में बदलता है, उसकी मैकेनिज्म को आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं हम आज की क्लास, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम अणु की हमने संरचना पढ़ी थी और हमने पढ़ा था कि एंजाइम के जो अणु होते हैं, ये अणु जो है प्रोटीन से बने हुए होते हैं। और जो ये प्रोटीन की जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, प्रोटीन की स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है इसकी स्ट्रक्चर जो होती है थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है और इस स्ट्रक्चर के द्वारा एंजाइम को एक स्पेसिफिक शेप, एक निश्चित आकार दिया जाता है। और इस एंजाइम की पूरी स्ट्रक्चर जो है, इस पूरी स्ट्रक्चर का संपूर्ण भाग कभी भी सबस्ट्रेट के संपर्क में नहीं आता है, अर्थात सबस्ट्रेट के संपर्क में इस एंजाइम का केवल कुछ ही भाग जो है यह आता है। और एंजाइम का वह भाग जो सबस्ट्रेट के संपर्क में आता है, क्रियाधार के संपर्क में आता है, उसे हम सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट कहते हैं। अर्थात एंजाइम का वह भाग जो भाग सबस्ट्रेट के संपर्क में आता है, यानी क्रियाधार के संपर्क में आता है और उसके ऊपर कोई निश्चित अभिक्रिया करके उसे उत्पाद में बदलता है, तो एंजाइम का वह भाग जो सक्रिय स्थल कहलाता है। और सामान्यतः इस भाग पर जो, जैसा कि हम जानते हैं, एंजाइम का निर्माण होता है प्रोटीन से और प्रोटीन जो है ये बने होते हैं अमीनो अम्लों से। तो अमीनो अम्ल जो होती है, इनकी जो पार्श्व श्रृंखलाएं होती है, इनकी साइड चेन जो होती है, ये साइड चेन जो है इन सक्रिय स्थलों पर स्थित होती है और इन्हीं साइड चेन्स के द्वारा जो है इस सक्रिय स्थल पर स्थित होकर जो है सबस्ट्रेट के ऊपर रिएक्शन करके उसे प्रोडक्ट में बदला जाता है। तो ये एंजाइम के सक्रिय स्थल जो है यह अमीनो अम्लों की पार्श्व श्रृंखलाओं से व पेप्टाइड बॉन्ड से बने होते हैं और यही वह भाग होता है जो क्रियाधार से सीधे संपर्क में आते हैं, सबस्ट्रेट से सीधे संपर्क में आते हैं। और यानी यह एंजाइम का सबसे सक्रिय भाग होता है जो कि एंजाइम की एक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और एंजाइम से उत्प्रेरित अभिक्रियाएं जो होती है, एंजाइम जिस अभिक्रिया को उत्प्रेरित कर रहा है उसे समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत दिया था एमिल फिशर ने और इस सिद्धांत को हम ताला चाबी सिद्धांत अर्थात की एंड लॉक थ्योरी कहते हैं। और दूसरा सिद्धांत दिया था डी कोशलैंड ने, जिसे हम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो थ्योरीज दी गई है जो कि सक्रिय स्थल के द्वारा होने वाली अभिक्रियाओं को समझाती हैं या ये समझाती हैं कि एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं। तो एंजाइम की सक्रियता को समझाने के लिए दो थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी एमिल फिशर ने दी थी जिसे हम लॉक एंड की थ्योरी या ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। दूसरी थ्योरी दी थी डी कोशलैंड ने जिसे हम इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहते हैं या प्रेरित जोड़ सिद्धांत कहते हैं। आगे की इसी क्लास के अंदर हम इन दोनों थ्योरीज को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये दोनों थ्योरीज काम करती है और इन दोनों के द्वारा एंजाइम की मैकेनिज्म को समझाया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा एंजाइम एंड एक्टिवेशन एनर्जी या एंजाइम एवं सक्रिय एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा। इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि एंजाइम की मैकेनिज्म से जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्रियाधार या सबस्ट्रेट। क्रियाधार या सबस्ट्रेट वह पदार्थ होता है जिस पर कोई एंजाइम क्रिया करता है, यानी एंजाइम के द्वारा जिस पदार्थ पर क्रिया की जाती है उस पदार्थ को हम सबस्ट्रेट या क्रियाधार कहते हैं। और एंजाइम की एक्टिविटी से एक रासायनिक अभिक्रिया होती है और क्रियाधार जो है अंत में जो उत्पाद प्राप्त होता है, क्रियाधार से अंत में उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। यानी एंजाइम की एक्टिविटीज के उपरांत यह सबस्ट्रेट जो है अंत में जिस पदार्थ में बदलता है, इस पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। तो हमारे पास तीन चीजें यहाँ पर, क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट, दूसरा है एंजाइम और तीसरा उत्पाद। तो सबस्ट्रेट जो है वह पदार्थ है जिस पर एंजाइम क्रिया करता है और उत्पाद वह पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंत में प्राप्त होता है। और किसी भी पदार्थ को, कोई भी पदार्थ जो है सबस्ट्रेट जो है, यह जब रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ करता है तो इसके लिए इसे कुछ ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और किसी भी अभिक्रिया को सफलतापूर्वक प्रारंभ करने के लिए
पदार्थ के जो कण है उसे न्यूनतम गतिज ऊर्जा देना आवश्यक होता है और इसे ही हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। ये कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तब तक प्रारंभ नहीं होती है जब तक कि ये जो क्रियाधार या सबस्ट्रेट या पदार्थ के जो कण है उसे न्यूनतम गतिज ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। तो इसके लिए जो आवश्यक न्यूनतम गतिज ऊर्जा है इसे ही हम सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। जब तक यह सक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तब तक कोई भी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हो सकती है। और एंजाइम की एक्टिविटीज को अगर हमें समझना है तब हमें क्या करना होगा, कोई भी अभिक्रिया जो है उसे हम एक बार एंजाइम की अनुपस्थिति में प्रारंभ करवाते हैं और एक बार एंजाइम की उपस्थिति में करवाते हैं। और एंजाइम की अनुपस्थिति और उपस्थिति दोनों में अभिक्रिया को करवाकर इसे हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं और यह ज्ञात करते हैं कि किस अभिक्रिया के अंदर अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है और किस अभिक्रिया में कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, कौन सी अभिक्रिया कम समय में संपन्न होती है और कौन सी अभिक्रिया अधिक समय में संपन्न होती है। इन सभी तथ्यों का जब हम अध्ययन करते हैं इससे हमें एंजाइम की इंपॉर्टेंस का पता लगेगा कि एंजाइम की अनुपस्थिति में अभिक्रिया करवाने से और एंजाइम की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाने पर अभिक्रिया की दर में और अभिक्रिया की जो उत्पाद प्राप्त करने की क्षमता है इसमें क्या अंतर हमें महसूस होता है। परंतु एक सामान्य सा स्टेप होता है एंजाइम की मैकेनिज्म की अगर बात करें कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में जब उत्पाद बनता है, जब क्रियाधार जो है उत्पाद में बदलता है तो क्रियाधार डायरेक्ट उत्पाद में नहीं बदलता है, क्रियाधार उत्पाद में बदलता है, सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में बदलता है। तो इसके बीच में कई मध्यवर्ती उत्पाद बनते हैं, कई मध्यवर्ती पदार्थ बनते हैं, मध्यवर्ती स्वरूप बनते हैं और अंत में जाकर हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और ये जो मध्यवर्ती स्वरूप बनते हैं इनकी जो ऊर्जा है, अपेक्षित ऊर्जा है, इस ऊर्जा अधिक ऊर्जा के स्तर पर होते हैं ये। और जब तक इन्हें अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, एक आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, तब तक ये जो है ये मध्यवर्ती स्वरूप जो है प्राप्त नहीं होते हैं। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि सभी अभिक्रियाएं चाहे वह स्वतः ही हो रही है या एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न हो रही है, उन्हें वो जो प्रारंभिक अणु होते हैं, जो सबस्ट्रेट होते हैं, उन सबस्ट्रेट को सक्रिय करने के लिए सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है ताकि वे उत्पाद में परिवर्तित हो सके। अतः सक्रियण ऊर्जा बहुत ही आवश्यक होती है क्योंकि जो मध्यवर्ती उत्पाद होते हैं ये हायर एनर्जी लेवल पर होते हैं और इस लेवल तक सबस्ट्रेट को इस हायर लेवल के लेवल तक पहुंचाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और जब तक वह न्यूनतम ऊर्जा या सक्रियण ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी तब तक जो है उस लेवल, उस ऊर्जा के लेवल पर नहीं पहुंच पाएंगे और तब तक उत्पाद जो प्राप्त नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं कोई भी अभिक्रिया अगर एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होती है, ऐसी अभिक्रिया जो है इसमें एंजाइम का जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह इस अभिक्रिया को प्रारंभ होने के लिए जो आवश्यक सक्रियण ऊर्जा है इसकी मात्रा को कम कर देते हैं। एंजाइम का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यही है कि जो सक्रियण ऊर्जा की जो मात्रा है, आवश्यक सक्रियण ऊर्जा जो है इसकी मात्रा को यह कम कर देते हैं, जिसकी वजह से अभिक्रिया जो है यह कम एनर्जी पर संपन्न हो जाती है। अगर अभिक्रिया के लिए एनर्जी कम भी है तब भी वह अभिक्रिया को संपन्न करवाने में सक्षम होते हैं। और एंजाइम ऐसा करने के लिए यह एंजाइम जो है सबस्ट्रेट जो है इसके साथ जुड़ता है, सबस्ट्रेट के अंदर कुछ परिवर्तन करता है और एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जिसे एंजाइम मध्यवर्ती सम्मिश्र के नाम से हम इसे जानते हैं या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के नाम से जान सकते हैं। और यह जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसको बनने के लिए अपेक्षाकृत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो एंजाइम के साथ जो मध्यवर्ती उत्पाद बनता है यह निर्माण करने के लिए एंजाइम की उपस्थिति में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि यह सबस्ट्रेट के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को एंजाइम जो है ये कम कर देते हैं। और अंततः जो है उत्पाद जो है, दूसरा काम इसका ये होता है कि अंतिम उत्पाद जो प्राप्त होता है इस अंतिम उत्पाद प्राप्त होने की दर को ये बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम जो है दो मुख्य काम करते हैं। पहला काम ये अभिक्रिया प्रारंभ करने के लिए सक्रियण ऊर्जा की मात्रा को कम कर देते हैं, दूसरा अंतिम उत्पाद प्राप्त होने की दर को ये बढ़ा देते हैं। एक उदाहरण की अगर बात करें तो कैटालेज एंजाइम जो है, इस कैटालेज एंजाइम की अनुपस्थिति में जब H2O2 का विघटन होता है, कैटालेज एंजाइम का काम होता है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड बोलते हैं इसे, H2O2 यानी हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन करता है। तो इसके विघटन के लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा जो है 18 केल्विन होती है अगर यह एंजाइम की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। लेकिन यही अभिक्रिया अगर एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है तो
6.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। यानी एंजाइम की अनुपस्थिति में 18 किलो कैलोरी पर मोल, और जबकि एंजाइम की उपस्थिति में 6.4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर अभिक्रिया एंजाइम की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और एंजाइम की उपस्थिति में हमें कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और इसीलिए एंजाइमों के द्वारा अभिक्रिया जो है ये अधिक कम ऊर्जा पर यह उत्प्रेरित होती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, ग्राफ हमने प्लॉट किया है, ये टाइम है और ये है इंक्रीजिंग एनर्जी, यानी एनर्जी का लेवल है। ये इनिशियल स्टेट है, शुरुआत के अंदर जो कंडीशन है वहां की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे हम एनर्जी को बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर ये जो डॉटेड लाइन वाला ग्राफ है, यह तब है जब अनकैटालाइज्ड रिएक्शन है, यानी जो एंजाइम की अनुपस्थिति में संपन्न होती है। और ये जो रिएक्शन देख रहे हैं आप, जो बोल्ड लाइन से, ये कैटालाइज्ड रिएक्शन है जो एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब एंजाइम की उपस्थिति में संपन्न होती है उस समय इस अभिक्रिया के लिए ये कम एनर्जी पर संपन्न हो जाती है, लेकिन जब अभिक्रिया जो एंजाइम की अनुपस्थिति में संपन्न होती है तो हमें अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। और एक बार जब अभिक्रिया संपन्न हो जाती है उसके बाद में ये जो है अभिक्रिया बाद में दोनों समान दर से चलती हैं, और ये फाइनल स्टेट प्राप्त हो जाती है जब हमें फाइनल प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाता है। लेकिन ये इनिशियल स्टेट से लेकर और जो ये हायर एनर्जी का जो लेवल है, इसके बीच का जो मान है इसे हम एक्टिव एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी या सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो इस सक्रियण ऊर्जा का मान यहाँ पर एंजाइम के लिए तो इस मान का मान कम होता है, कैटालाइज्ड रिएक्शन के लिए तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है, जबकि जो एंजाइम की अनुपस्थिति में इस सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ही अधिक होता है। और फाइनली जब प्रोडक्ट प्राप्त होता है तब हमें प्रोडक्ट जो है ये कम ऊर्जा पर हमें प्राप्त हो जाता है। ये एंजाइम का रोल है कि किस प्रकार से एंजाइम जो है कम सक्रियण ऊर्जा की उपस्थिति में इसी अभिक्रिया को दर को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। अगला बिंदु है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन या एंजाइम क्रिया की क्रियाविधि। वास्तव में एंजाइम किस प्रकार से काम करते हैं, इसे समझाने के लिए दो हाइपोथेसिस या परिकल्पनाएं दी गई है। परिकल्पना इसलिए कि वैज्ञानिकों ने कुछ काल्पनिक तथ्यों के आधार पर जो है ये प्रस्तुत किया था कि ये किस प्रकार से एंजाइम वास्तव में कार्य कर सकते हैं। तो इसमें से पहली परिकल्पना है ताला व चाबी सिद्धांत या की एंड लॉक हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना का प्रतिपादन 1894 में एमिल फिशर ने प्रस्तुत किया था। इनके अनुसार एंजाइम और जो सबस्ट्रेट होता है, इनकी जो स्ट्रक्चर या आकार होता है इसमें एक पूरक संबंध होता है। यानी ये एंजाइम और सबस्ट्रेट दोनों की संरचना या आकार जो है एक दूसरे का पूरक होता है। और ये जो सबस्ट्रेट के अणु है ये एंजाइम के अणु के एक विशिष्ट क्षेत्र जिसे हम सक्रिय स्थल कहते हैं उससे जुड़ जाते हैं। इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कि प्रत्येक एंजाइम का जो अणु होता है उसका एक विशिष्ट क्षेत्र होता है जो कि बहुत सक्रिय होता है, और जो अभिक्रिया को नियंत्रित करने का काम करता है उसे हम सक्रिय स्थल या एक्टिव साइट कहते हैं। और सबस्ट्रेट का जो अणु होता है इस एंजाइम के एक्टिव साइट से जुड़ जाता है और दोनों आपस में मिलकर एक मध्यवर्ती सम्मिश्र बनाते हैं जिसे हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, और इसे हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। यानी एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट का अणु जुड़ जाता है और दोनों आपस में मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। यहाँ पर इस अभिक्रिया से हम देख सकते हैं कि ये एंजाइम और ये सबस्ट्रेट है, ई फॉर एंजाइम, एस फॉर सबस्ट्रेट, ये दोनों मिलकर एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाते हैं जिसे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और फाइनली इस एंजाइम के द्वारा इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, तो एंजाइम और प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो जाते हैं। और फाइनली यह जो एंजाइम इस अभिक्रिया में था, शुरुआत में था, वह एंजाइम पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है और इस एंजाइम में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है और सबस्ट्रेट जो है ये प्रोडक्ट में बदल जाता है। तो एमिल फिशर ने अपनी थ्योरी के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास किया था और यह बताया था कि एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट की संरचना एक दूसरे के पूरक होती है, कॉम्प्लीमेंट्री होती है, और इनकी संरचना एक दूसरे में इस प्रकार से समान होती है कि दोनों एक दूसरे के अंदर बिल्कुल फिट आ जाते हैं, जिस प्रकार से एक ताला जो है चाबी के अंदर फिट होता है। नहीं कहते हैं ना कि एक ताले की एक ही चाबी होती है,
क्योंकि वह चाबी उस ताले के अंदर कंप्लीट फिट आ जाती है। उसकी स्ट्रक्चर जो है वह इस प्रकार से होती है कि वह चाबी ही उस ताले में फिट होती है, इसके अलावा उस ताले के अंदर दूसरी चाबी जो फिट नहीं होती है या उस ताले को ओपन नहीं कर सकती है। तो सेम इसी प्रकार से जिस प्रकार एक ताले के लिए एक चाबी होती है, उसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एंजाइम होता है जो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है और उसे प्रोडक्ट में बदलने का कार्य करता है। इसे हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। ये है एंजाइम। इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, जिस एक्टिव साइट की विशिष्ट संरचना होती है। और की एंड लॉग थ्योरी क्या कहती है कि यह जो सबस्ट्रेट है इसकी संरचना जो है इस एक्टिव साइट की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, यानी इसका मिरर इमेज होती है। यह स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है कि यह एक्टिव साइट के अंदर कंप्लीटली फिट हो सकती है। तो आप देखिएगा इस प्रकार से एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ता है, तो ये एंजाइम कि एक्टिव साइट के अंदर सबस्ट्रेट जो है यह कंप्लीटली इस प्रकार से फिट हो जाता है। जिस प्रकार एक ताले के अंदर चाबी फिट होती है, उसी प्रकार से एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है इसकी एक्टिव साइट जो है एक दूसरे के साथ फिट हो जाती है, जो एक ताले और चाबी के समान। और फाइनली जो है यह एंजाइम इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदल देता है। ये आपके पास दो प्रोडक्ट प्राप्त हो चुके हैं। तो की लॉग थ्योरी क्या कहती है कि एंजाइम की एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर एक दूसरे के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जिस प्रकार ताले के अंदर चाबी फिट होती है, उसी प्रकार से एंजाइम के अंदर सबस्ट्रेट फिट होता है और यह इसे प्रोडक्ट में बदल देता है। और इसीलिए इसे हम ताला चाबी सिद्धांत कहते हैं। अर्थात यह परिकल्पना इस चीज पर आधारित है कि जिस प्रकार एक विशेष ताले का विशेष प्रकार के ताले को, जिसे हम ताले को हम सबस्ट्रेट मान सकते हैं, जिस प्रकार एक विशेष ताले को एक विशिष्ट चाबी से ही खोला जा सकता है, उसी प्रकार एक विशिष्ट सबस्ट्रेट के लिए एक विशिष्ट एंजाइम होता है जो पर्टिकुलर रिएक्शन को कंट्रोल करता है। और यहाँ पर रिएक्शन से मतलब यह है कि एंजाइम जो है या चाबी जो है ताले को खोल पा रही है, यानी रिएक्शन संपन्न हो रही है और प्रोडक्ट के रूप में हमें ताला खुली व्यवस्था मिल जाता है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ये एंजाइम है। इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है। चाबी जो है, चाबी को एंजाइम मान लिया, इसकी एक्टिव साइट है। ये ताला जो सबस्ट्रेट है, तो अगर यह चाबी की संरचना इस ताले में फिट हो सकती है तो ये चाबी इसमें लग जाएगी और रिएक्शन होगी, जिसे आप मध्यवर्ती उत्पाद कह सकते हो। चाबी इसके अंदर ओपन है और फाइनली हमें जो स्टेट प्राप्त होगी जिसके अंदर इस चाबी के द्वारा इस लॉक को खोल दिया गया है, यानी हमें प्रोडक्ट प्राप्त हो गया है। तो यही सिद्धांत जो है इस ताला चाबी सिद्धांत के आधार पर ही एंजाइम सबस्ट्रेट रिएक्शन है कि एक विशिष्ट एंजाइम के द्वारा एक विशिष्ट सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में बदला जा सकता है। इसके साथ साथ एक बात यह भी है कि जिस प्रकार ताले को ओपन करने के उपरांत चाबी जो है हमें वापस उसी अवस्था में प्राप्त हो जाती है, चाबी जो पहले थी वही उसी अवस्था में प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार से अभिक्रिया के उपरांत एंजाइम भी हमें पुनः उसी अवस्था में प्राप्त हो जाता है। यानी एंजाइम जो है अपरिवर्तित रहता है, केवल और केवल यह सबस्ट्रेट जो है इसे प्रोडक्ट में बदलने का कार्य करता है। ये थ्योरी जो थी इंड्यूस्ड फिट थ्योरी, सॉरी ये की एंड लॉग थ्योरी, इसका प्रतिपादन एमिल एंड फिशर के द्वारा किया गया था। लेकिन उसके बाद में वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन किया कि सभी एंजाइमों की संरचना जो है इस प्रकार से नहीं हो सकती कि उनके स्ट्रक्चर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं हो सकती, इस प्रकार से यह चीज संभव नहीं है। तो इसके आधार पर अगली थ्योरी जो दी गई इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस या प्रेरित जोड़ परिकल्पना या इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इसका प्रतिपादन किया था डी कॉस्टलैंड ने 1966 के अंदर इसका प्रतिपादन किया था। और इन्होंने यही कहा था, एंजाइमों के स्ट्रक्चर को अध्ययन करने के उपरांत इन्होंने देखा कि एंजाइमों की जो संरचना है और उसके जो सक्रिय स्थल का आकार है वह हमेशा ही सबस्ट्रेट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। यानी एंजाइम के सक्रिय स्थल का जो आकार है सबस्ट्रेट के लिए हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है, परंतु जब यह एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तब यह एंजाइम अपनी संरचना में इस प्रकार से परिवर्तन करता है, अपनी एंजाइम की संरचना में ज्यामितीय परिवर्तन होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। यानी एंजाइम सबस्ट्रेट से जुड़ने के लिए अपने स्ट्रक्चर में एक परिवर्तन करता है, अपने सक्रिय स्थल में परिवर्तन करता है जिससे यह सबस्ट्रेट के साथ जुड़ सके। और इसे समझाने के लिए उन्होंने कहा था हस्ताना व हाथ का सिद्धांत बताया उन्होंने कि जिस प्रकार ग्लव्स और हैंड होते हैं, जब हम हाथ जो है हाथों को ग्लव्स के अंदर डालते हैं तो ग्लव्स की स्ट्रक्चर जो है अपने हाथों के अनुसार फिट हो जाती है, ग्लव्स जो है अपने हाथों में फिट हो जाते हैं। उसी प्रकार एंजाइम और सबस्ट्रेट भी इस प्रकार से होते हैं कि जो है
एंजाइम जो है अपने आकार में परिवर्तन करके सबस्ट्रेट के अनुसार अपना आकार ग्रहण कर लेता है। इसे हम इस डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। ये एंजाइम है, इस एंजाइम की ये एक्टिव साइट है, ये सबस्ट्रेट है। आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हो कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है इसकी संरचना सबस्ट्रेट के अनुसार नहीं है, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। यानी इन एंजाइम की एक्टिव साइट में और सबस्ट्रेट की संरचना में दोनों में अंतर है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है। लेकिन जब ये आपस में अभिक्रिया करते हैं तब इस समय एंजाइम अपनी एक्टिव साइट में परिवर्तन करता है और इस प्रकार से परिवर्तन करता है कि ये सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री हो जाती है और दोनों आपस में मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर देते हैं। तो यही हम कहना चाह रहे हैं। इस थ्योरी के माध्यम से डी कोस्टलैंड ने बताया था कि एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे ज्यामितीय परिवर्तन करते हैं जिससे यह इसकी आकार जो है ये सबस्ट्रेट के अनुरूप हो जाता है और फाइनली ये दोनों आपस में जुड़कर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं और फाइनली हमें प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो ये डी कोस्टलैंड की थ्योरी थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है और अधिकांश एंजाइमों की एक्टिविटीज को समझाने के लिए ये पर्याप्त थ्योरी होती है। तो इस प्रकार हमने आज की क्लास में हमने कई थ्योरीज एंजाइम की एक्टिविटीज को समझने के लिए, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझने के लिए दो थ्योरीज पढ़ी हमने। पहले हमने सक्रियण ऊर्जा एक्टिवेशन एनर्जी का अध्ययन किया और उसके बाद हमने की एंड लॉग हाइपोथेसिस और इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस हमने देखा। इसे हम कंटिन्यू करेंगे आगे की क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी स्टूडेंट्स का ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच।